छठे चरण के 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग कल। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार और मेनका गांधी मैदान में। पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी की रैली। आम आदमी पार्टी पर बोले हमला, बोले झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। कहा सरकार में रहकर कब्रिस्तानों की करते थे फंडिंग। यूपी के गोरखपुर में एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। इंडी गठबंधन प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत। बेटे और पत्नी को मिली जमानत, सजा पर रोक। 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा। बाड़मेर जैसलमेर में 48 डिग्री पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटें सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में 879 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला 11 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होगा। छठे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में संबलपुर उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, ये भी भाजपा के प्रत्याशी। व कन्हैया कुमार कांग्रेस से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री और गांधी परिवार की दूसरी बहू मेनका गांधी भाजपा से यहाँ प्रत्याशी। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और तमलुक पश्चिम बंगाल से अभिजीत गंगोपाध्याय यहां से प्रत्याशी है। करनाल से मनोहर लाल और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। इस चरण में 11.13 करोड़ से अधिक वोटर्स मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी मतदाता बढ़ चढ़ कर भाग ले। कृषि मंत्री ने कहा कि मतदान जहां हमारा अधिकार है, वही हमारा कर्तव्य भी है। मतदान जहां हमारा अधिकार है, वही हमारा कर्तव्य भी है। और मैं समझता हूं कि इस कर्तव्य के प्रति हमें सबकी गंभीर होना जरूरी है। हमें अपनी मनपसंद सरकार चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, मतदान पर केंद्र पर जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। मेरी सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपनी मनपसंद सरकार का चुनाव करें। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर जिला पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने दिशा निर्देश अनुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला के अलग अलग थाना एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव जो है 25 तारीख को संपन्न होने हैं और इसके लिए जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स के मुताबिक पूरी तैयारी कर ली गई है। सफिशेंट फोर्स जो डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा आर्म्ड पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो यहाँ रिपोर्ट कर गई हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें। पूरे जिले में सुरक्षा का चौक चौबंद प्रबंध किया गया है। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिले में तैनात कर्मचारियों को ट्रेनिंग के बाद मशीन मुहैया कराई जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हुआ है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हम डिस्पैच कर रहे हैं अपनी टीम्स को। हमारी टीम्स पूरी हो गई हैं। साथ ही जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ में पुलिसकर्मी भी साथ में अटैच होकर बसेस के थ्रू आज अभी पहुंचने लग रहे हैं अपने पोलिंग बूथ्स पे। तो जो ट्रेनिंग थी वो भी हमारी अच्छी तरीके से पूरी हो गई है। जो किसी के अगर लास्ट मिनट डाउट्स हैं वो हम क्लियर करवा के
पोलिंग पार्टी को सारा सामान देके डिस्पैच करवा रहे हैं। आपकी बार वेबकास्टिंग का जो है पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, पहले भी होता रहा है। अब की बार 100% बूथों पे हमने वेबकास्टिंग करी है। तो 1572 हमारे बूथ हैं, तो सभी पे हम वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग कंसर्न ARO के पास में, मेरे पास में और CEO सर के पास में भी रहेगी। तो अगर कोई भी गड़बड़ देखने को मिलती है तो हम यहीं से मॉनिटर करके कंसर्न ARO को भी बता सकते हैं और पोलिंग पार्टी को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उस कंसर्न बूथ का है तो उस तक बात पहुँचा के उसको ठीक करवाएंगे। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है या कोई गलत काम अगर वहाँ पे कर रहा है पोलिंग से रिलेटेड, तो तभी की तभी उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कम बारिश और गर्मी बढ़ने से पानी की स्रोत सूख गए हैं, जिसमें पीने के पानी की दिक्कत बढ़ गई है। अधिकारियों के मुताबिक बढ़ती गर्मी की वजह से पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कम बारिश और गर्मी बढ़ने से पानी के स्रोत सूख गए हैं, जिससे पीने के पानी की दिक्कत बढ़ गई है। अधिकारियों के मुताबिक बढ़ती गर्मी की वजह से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। अभी जैसे कुछ दिनों से तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो इससे हमारी लगभग 478 योजनाएं ऐसी हैं जो इफ़ेक्ट हुई हैं। उनमें से सिर्फ हमारी 32 के आसपास योजनाएं हैं जो जिनमें पानी जो है सोर्सेज में 75% से ज़्यादा कम हो गया है। बाकियों में किसी में 25% है, किसी में 25 से 50% है, लेकिन 32 स्कीम्स हमारी ऐसी हैं। ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट की हमारा धर्मपुर एरिया है जो जहाँ पर ऑल्टरनेट सोर्सेज उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाला सामना करना पड़ रहा है हमें। पानी की दिक्कत से निपटने के लिए राज्य का जल विभाग दूसरे जरियों से पानी लेने की कोशिश कर रहा है। जो हेडपंप बंद पड़े थे उनको भी दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अधिकारी मानते हैं कि इन उपायों के बावजूद कई इलाकों में पानी की दिक्कत अभी भी बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक अगर बारिश होती है तो इस हालात से निपटने में मदद मिलेगी और खेती के साथ लोगों को भी पीने का पानी मिलेगा। भिंड के मऊ थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई एक युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने प्रेमी ने ही की थी। प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसकी भूमिका मृतक की पत्नी ने रची थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 22/5/24 को थाना मऊ को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो है लाश मऊ कंदरवा जो है मेगांव रोड पे सिरोल नहर के पास पड़ी है और वहाँ पे जो है लोहे का जो है चाकू भी पड़ा हुआ है। तुरंत मऊ थाने की पुलिस नगरों के साथ पहुँची और सीमांकन से इस मौके भी सभी हम लोग वहाँ पहुँचे। और उसके बाद जो है तुरंत माननीय SP साहब ने जो है निर्देशित किया थाना प्रभारी को, हम लोगों को, इसमें 3 टीमें गठित की गई और तुरंत जो है हम लोगों ने इसमें नाम से FIR पंजीबद्ध किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए गई। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारीगर पिता और बेटे की जोड़ी आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। यह मुस्लिम कारीगर शहर के 7 जुलाई से होने वाले सालाना रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ का रथ की तैयार करने में जुटे। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारीगर पिता और बेटे की जोड़ी आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। ये मुस्लिम कारीगर शहर में 7 जुलाई को होने वाली सालाना रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार करने में जुटे हैं। 17 फीट ऊंचे इस रथ का वजन 2500 किलोग्राम होगा और ये 1000 किलो वजन उठा सकेगा। रथ में लकड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग सिस्टम जैसे कई इनोवेशन भी किए गए हैं। हम जैसे कारीगर हैं, हमको जो भी काम मिलता है उसको दिल लगा के करते हैं। इसमें जाति और इसका कोई हम लोग भेदभाव नहीं रखते, सबको सामान्य समझते हैं, अपने ही जैसा ही समझते हैं। इसमें नया टेक्निक ये किया गया है कि ये पावर स्टीयरिंग लगा है इसमें और ब्रेक भी लगता है और उसके बाद जो है सामने जो है भगवान जी को चढ़ाने के लिए सीढ़ी का रखा गया है, साधन दिया गया है ताकि आसानी से चढ़े। रथ को 2.5 क्विंटल नीम और सरई की लकड़ी से तैयार किया जा रहा है। इस पर बारीक नक्काशी भी की जाएगी।
जी, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मेरे बनाए हुए इस नए रथ में 7 जुलाई को जब भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी जब विराजमान होकर शहर का भ्रमण करेंगे तो खुशी की बात है ये। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 40 साल बाद नया रथ बनाया जा रहा है। मुस्लिम कारीगर बना रहा है, वो भी अपना मुस्लिम है, लेकिन हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को इसमें अंतर न समझ करके अपने भाईचारे के साथ कारीगर जो है रथ का निर्माण कर रहा है। कारीगरों का कहना है कि इस रथ के जरिए वे सभी धर्मों से जुड़े लोगों के बीच भाईचारे का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और इसी बीच पुणे से खबर आ रही है। इंदापुर में तहसीलदार श्रीकांत पाटिल पर हमले के बाद तहसील कार्यालय हड़ताल शुरू। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरू। तहसील कार्यालय के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन शुरू। पुणे के इंदापुर में तहसीलदार पर हमले के बाद तहसील कार्यालय में हड़ताल शुरू। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरू। पुणे से खबर, इंदापुर में तहसीलदार श्रीकांत पाटिल पर हमले के बाद तहसीलदार कार्यालय इंदापुर के तहसीलदार श्रीकांत पाटिल पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। यह करीब सुबह 11:20 पर अज्ञात लोगों ने तहसील कार्यालय के महज कुछ ही दूरी पर तहसीलदार श्रीकांत पाटिल के ड्राइवर और उनके शरीर पर मिर्ची फेंककर हमला कर दिया। साथ ही तहसीलदार श्रीकांत पाटिल की कार में भी तोड़फोड़ की गई। कश्मीर घाटी में चिनार के पेड़ों से पराग गिरने का मौसम है, जिसमें सांस और एलर्जी के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को चिनार के पराग से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई। इस रिपोर्ट को देखिए। कश्मीर घाटी में चिनार के पेड़ों से पराग गिरने का मौसम है, इससे सांस और एलर्जी के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को चिनार के पराग से बचने मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। दिक्कत तो बहुत आ रही है। जो ये पोलन से इससे हमें थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है और आई इरिटेशन भी, चेस्ट मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इससे, तो काफ़ी बीमारियां भी होती है इससे, तो बहुत ही मुश्किल होता है। और चिनार के पेड़ों से गिरने वाला पराग बर्फबारी जैसा दिखता है। ये जमीन पर गिरते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हमको पूरा दिन में इधर ही बैठना है, तो इससे हमको बहुत दिक्कत आ गई। हमको छाती भी इन्फेक्शन भी है, हो गई, जुकाम भी है, वो भी है, तो इसकी दिक्कत बहुत है। बहुत ही दिक्कत हो रही है। देखिए मेरी शॉप यहाँ पे चल रही है, कस्टमर भी नहीं आते इस वजह से। कुछ बच्चे चल रहे हैं यहाँ से, वो भी बीमार हो गए, कोई टिक भी नहीं पाता यहाँ पे। यहाँ पे हमारा होटल भी चल रहा है, कस्टमर भी होटल अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसा आप देखिए, यहाँ पे एक थी वो पॉइंट भी है, यहाँ पे लोग गाइडेंस पे भी चढ़ रहे हैं, मगर उनको भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही दिक्कत हो रही है। पराग से कई तरह की एलर्जी होती है। इनमें आंखों में जलन, लगातार छींक आना और सांस लेने में परेशानी शामिल है। इस वजह से लोगों को मास्क से अपने मुंह और नाक ढकने को कहा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हम कंटिन्यू मास्क पहन के रखते हैं। ये दुकान के अंदर भी घुस रहा है, मकानों में घुस रहा है, होटलों में घुस रहा है। ये कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पे ये आ रहा है। बहुत ही दिक्कत हो रही है, हमारी आंखें तक भी इससे खराब हो गई है। घर में भी लोग बीमार हैं, और कहीं कुछ बुजुर्ग लोग को घर में ही बिठाते हैं हम, क्योंकि वो कहीं निकल नहीं सकते इसकी वजह से। डॉक्टरों का कहना है कि पराग गिरने के मौसम के दौरान अस्पतालों में एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। जो ऑलरेडी एलर्जिक डिजीज में पेशेंट मुबतला होते हैं, वो स्किन एलर्जी हो, वो आई एलर्जी हो, वो ज़ुकाम हो, या थ्रोट एलर्जी हो, या लंग्स की एलर्जी हो, जिसे हम अस्थमा कहते हैं,
तो उनमें हम देखते हैं कि उन पेशेंट्स में अटैक्स होने का अंदेशा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। डॉक्टर एलर्जी के मरीजों को मास्क पहनने और दवा लेने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें इस मौसम में गंभीर बीमारियों का सामना न करना पड़े। बस्ती से खबर है, सपा विधायक और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भिड़े हैं। दोनों के बीच तू-तू मैं का वीडियो वायरल हुआ। प्रतिनिधि ने शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया। वीडियो में विधायक गाड़ी पंचर होने की कर रहे हैं बात। सपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी के बेटे हैं विधायक गौर के अगजवा जंगल का बताया जा रहा है ये वीडियो। प्रतिनिधि ने शराब और पैसे बांटने का लगाया आरोप। सपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी के बेटे हैं विधायक गौर के अजगवा जंगल का बताया जा रहा है ये वीडियो। सपा विधायक और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भिड़े। सपा विधायक और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भिड़े हैं। ये मैं इधर से आ रहा था और गाड़ी पंचर हो गई तो यहाँ रुक गई है। कहा पंचर बनवा के मैं आ रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ। मैं सीधे अपना वो देख रहा हूँ। खबर गोरखपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां जीत के लिए भाजपा के साथ ही इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह ताकत झोंक रहा है। कल इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी का आशीर्वाद के पक्ष में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने काजल निषाद और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर रेणु प्रसाद पासवान से बातचीत की। क्या कुछ कारण आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के सहारा स्टेट में मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पे कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी का यहां पे संयुक्त रैली है। और एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे ये किस तरह से मंच भी बन रहा है। यहाँ पे तमाम लोग भी हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता हैं। यूं कहें कि जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं वो खुद यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ डॉक्टर अनु पासवान जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में क्या कुछ है। और चूंकि कल छठे चरण का मतदान भी है तो बगल के जिले में भी मतदान है और गोरखपुर में 1 तारीख को यानी 1 जून को मतदान है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 तारीख को परिणाम घोषित होगा। आने वाला समय किसका होगा, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन देश में फिर सत्ता में आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या कुछ यहाँ का माहौल है, गोरखपुर में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए मैं बात करता हूँ डॉक्टर अनु पासवान जी से। क्या कहेंगी, कल जो है यहाँ पर संयुक्त रैली है अखिलेश जी का और प्रियंका गांधी का, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, कल की ये जनसभा जो संयुक्त जनसभा होने वाली है हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी का और सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, ये जनसभा कल की बहुत शानदार होने वाली है। यहाँ लाखों की जनसंख्या यहाँ पे उपस्थित होने वाली है। और क्योंकि अभी हाल ही में योगी जी ने एक बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन में भीड़ से भगदड़ मच जाती है, तो योगी जी के इस बयान से साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा बहुत डरी हुई है। क्योंकि लगातार आप कहीं किसी भी क्षेत्र में जो इंडिया अलायंस की संयुक्त जनसभा हुई है, आप वहाँ पे जनता का जो प्रेम स्नेह हम सभी लोग को देखने को मिलता है, एक जनसैलाब के रूप में उमड़ता है। वही जनसैलाब कल गोरखपुर की सरजमीन पे उमड़ने वाला है। और ये वो जनसैलाब है, ये वो जनता है जो भाजपा के कुशासन से परेशान हो चुकी है और इंडिया गठबंधन के इस जनसभा में एक उम्मीद से आती है कि हमें भाजपा के कुशासन से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ही राहत दिलाएगी। तो है कि हम बनाएंगे पिछले 7 साल से हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी चाहे होते तो ये समस्या बड़ी छोटी थी उनकी, बहुत छोटी समस्या है। लेकिन वही जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं होता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखा है, जिसके लाइव वीडियो मैंने बनाए थे, कि आप रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे मवेशी जानवर घूमते रहते हैं।
तो वहाँ पे बाइकरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चोट लग जाती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। सांड के टकराने से बाइकर की मृत्यु हो गई, ऐसे न्यूज़ में आता भी है। मैं खुद जा रही थी और रात के समय था, तो मैंने देखा कुछ 7 से 8 सांड बैठे हुए थे और वहीं बाइक वाले को चोट लगी हुई है, वो इस तरफ गिरा हुआ है, सांड यहाँ खड़ा हुआ है। तो मैंने उसको भी दिखाया, बाइक पर को जो था उसको चोट लगी थी, एम्बुलेंस बुलाया, पूरा लहूलुहान बेचारा वो था। सामने जो सांड खड़ा था वह भी लहूलुहान था, मतलब दोनों को चोट लगती है, तो जानवरों को भी लगती है। तो इसमें जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल बनना चाहिए जिसमें वे भी सुरक्षित रहे और ये सारा देखरेख हमारे निगरान में रहना चाहिए। तो इस तरह से ये उनकी भी देखरेख हो सके, वे वहाँ सुरक्षित रहे और मानव जाति के लोग यहाँ सुरक्षित रहे। जिस तरह का आप बात करना चाह रही हैं, साथ गौशाला की बात कर रही हैं। गौशाला तो देखिए है, गौशाला है, बहुत सारी बनी हुई है, फेक भी बनी हुई है और फिर भी गौ बेचारी रास्ते में भटक रही है। मैं ऐसे जानवरों की बात कर रही हूँ जो छुट्टे छोड़े हुए सांड, जो किसी को समझ में नहीं आते, छुट्टे छोड़ देते हैं, उनके लिए भी पशु आश्रय स्थल बन जाना चाहिए। ताकि देखिए मानव जीवन पे वो प्रभावित कर ही रहे हैं, टकराते हुए, जाते हुए, रास्ते में बीच में ट्रैफिक की समस्या, तो वो मानव जीवन को प्रभावित न करे और उनका भी जीवन सुरक्षित रहे, मैं ये कह रही हूँ। और ये हो देखिए, होने को सब काम हो सकते हैं, बशर्ते करने वाला कोई नेता चाहिए। यहाँ किया किसी ने नहीं, बाहरी सांसद जी क्या जाने, अच्छी तरह से गांव देहात के नाम भी नहीं जानते। वो कहते हैं कि गरीबों के पसीने से बदबू आती है, बताइए, और गरीबों को वोट चाहिए और उनको कहे कि सांसद निधि कहाँ खर्च की, तो कहेंगे हर हर महादेव। सांसद जी तो ये भी कहते हैं मरने के बाद जलने में बड़ा मजा आता है। वही कह रही हूँ कि उनको कहेंगे सांसद निधि आपने कहाँ खर्च की, कहेंगे हर हर महादेव। निश्चित तौर से नेता से अब नेता बने, लेकिन बेटू की बातें नहीं भूलते हैं। फिलहाल हम उस जनसभा में मौजूद हैं जहां पे यानी कि कल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी यहां पे जो है संयुक्त रैली करेंगी और ये आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि कल 6ठे फेज का चुनाव भी है और 1 जून को आखिरी चुनाव है और परिणाम जो है 4 जून को आएंगे। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार भारत में किसकी सरकार। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रामशंकर, गोरखपुर। खबर कानपुर से है। चंदा प्रीमियर लीग सीपीएल 2.0 के अंडर 19 ट्रायल संपन्न हुए, जिसमें कुल 496 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल में चयनित 120 खिलाड़ियों में ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 15-15 खिलाड़ियों की 8 टीमें बनाई जाएंगी। पूल ए और पूल बी के माध्यम से सभी टीमों के 3-3 मैच होने सुनिश्चित किए गए हैं। यह प्रतियोगिता 3 लीग मैच के आधार पर होनी तय है। सिलेक्शन कमेटी में मोइन सिद्दीकी, आशीष मल्होत्रा, विरल रावत, शुभम गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों की प्रतिभा को परखने का काम किया। शहर में चोरों और अतिक्रमण का हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जाम से छुटकारा मिल सके। डीसीपी पूर्वी, डीसीपी कलेक्टरगंज ने कई थानों के फोर्स के साथ गश्त की। क्षेत्र पैदल गश्त कर अतिक्रमण हटवाया गया और जो लोग हिदायत के बाद भी अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं, उनका सामान थाने भिजवा दिया है। घंटाघर, कलेक्टरगंज, बादशाह नाका, एक्सप्रेस रोड सड़कों पर अतिक्रमण करके लोग दुकान सजाए बैठे रहते हैं, जो कि जाम का विशेष कारण है। देखिए, चुनाव के बाद पुलिस कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया था कि जो भी चौराहे तिराहे हैं, जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक फोर्स हमारा ट्रैफिक का भी बाहर गया है चुनाव में, तो गर्मी भी है, गर्मी को लेकर के भी ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है। तो सर का जो निर्देश है कि सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी क्षेत्र में निकलें और एक 2-2 चौराहे का डेली विजिट करें। 2 चीज़ों पे निर्देश है कि चौराहे का जो डिसिप्लिन है, लगभग 50 से 100 मीटर जो चौतरफा चौराहा है वो क्लियर हो और वहाँ पे जो अतिक्रमण है वो क्लियर हो। छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, होटल वाले लगा लेते हैं, ठेले लगा लेते हैं, और जब वो वहाँ पे होता है तो लोग खरीदने वाले वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो लगभग 10 फीट 15 फीट का वो पैच भर जाता है, फिर ऑटो भी उसी में लगा देता है, तो जो ट्रैफिक है वो रुक जाता है। तो इसी को लेकर के हम लोग लगातार कल बड़ा जो चौराहा है, जेड स्क्वायर है, उस पर आज हम सद्भावना चौकी पे गए थे, कलेक्टरगंज पे गए थे, पीलखाना पे गए थे और पंचक्की पे गए थे और इकाना पे गए थे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से, जहां एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने छापेमारी कर चिन्हट के देवा रोड स्थित टेल्को के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के
तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से शाहिल मुखौटा उर्फ हैदर अली, अब्दुल्ला सुहेल उर्फ अंधा और मोहम्मद NF उर्फ दानिश कालिया को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित ट्रेडमिल और OL ट्राम 100 mg व ट्रेमोवेल 100 mg की 13,500 टैबलेट, एक स्कूटी, 3 मोबाइल व नकदी बरामद हुई है। हमीरपुर जिले के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन एक ट्रैक्टर चालक की छत से गिरकर मौत हुई थी, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की शराब पिलाकर हत्या की गई है और छत से फेंक दिया गया है। ये 5 दिन से दौड़ते रहे हैं घर, मैं रोकती रही हूँ कि नहीं जाने इनके साथ। वो जबरदस्ती लोग आ गए हैं, रोकते रोकते 5 बज गए तो नहीं माने। वो अपनी चपर मार ले आ गए, वो तो कह रहे थे नहीं जाएंगे। वो कह रहे थे यार चल यार चलो, तो वो जबरदस्ती में अपनी ले आ गए जानबूझ के। और वहाँ जाके खूब पिला के खूब मारा 2 लोग मिलके। 4 बानोई कह रहे हैं मुझे लड़कों की दिखा दो, उनने नहीं किसी के मानी, उन्होंने मार के फेंक दिए। मेरे घटना ये हुई थी कि हमारे बहनोई साहब हैं, वो उनको 5 बजे ले गए हैं कि चलो हमारी टाली फंसवा के लेके आओ। वहाँ जाकर दारू पिलाए हैं, मारे हैं, छत से फेंक दिए, इल्जाम लगा दिए कि छत से गिर गए हैं। मौदाहा के दरोगा साहब भी यही बात कह रहे हैं, तो गिरा हुआ है, तो इनको कैसे पता है सर? शासन एवं राज्य GST विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के आयुक्त मिनिस्ट्री S द्वारा चोरी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु जारी किए गए निर्देशों के क्रम में एवं राज्य GST विभाग इटावा संभाग इटावा के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 वंदना सिंह व SIB के ज्वाइंट कमिश्नर अशोक कुमार बनर्जी के कुशल निर्देशन में राज्य GST विभाग के इटावा संभाग इटावा के डिप्टी कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में SIB के असिस्टेंट कमिश्नर सुषमा उपाध्याय, फतेहगढ़ के सचल दल प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर राम नरेश, असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक मिश्रा, वाणिज्य कर अधिकारी मनीष श्रीवास्तव, वीर सिंह व चंद्रप्रकाश शुक्ला द्वारा कायमगंज स्थित लखनपुर ब्रिक फील्ड लखनपुर पर अचानक छापेमारी कर कार्रवाई, विभिन्न अभिलेखों, स्टॉक आदि की बिक्री की जांच पड़ताल की गई। खबर संभल से है। ग्राम विकास अधिकारी के नाबालिग बेटे के अपहरण कर हत्या करने के मामले में 2 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर 2 आरोपियों को सजा सुनाई है, उन्हें आजीवन कारावास दी है। दोनों आरोपियों पर 1,25,000 रुपये का अर्थदंड से साथ दंडित राजीव एवं बनवारी नाम के दोनों आरोपियों को सुनाई गई है सजा। संभल जिले के चंदौसी स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सजा सुनाई गई। वर्ष 2020 में 20 लाख की फिरौती के लिए सचिव के 8 वर्षीय बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। हल्द्वानी में गर्मी बढ़ते ही पानी की बूंद बूंद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में कई वार्डों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग जल संस्थान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन बनभूलपुरा, गांधीनगर, राजपुर, इंदिरा नगर सहित कई इलाकों के लोग जल संस्थान पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भीषण गर्मी है और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजा जाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। पेयजल मंत्री मजे में मस्त हैं और जनता पानी से त्रस्त है। करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, पैसा पानी में चला गया, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल पाया। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि आचार संहिता के चलते इस बीच जल्द से जल्द पानी की समस्या को ठीक कर दें। हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 33 में विगत 3 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कल वहाँ पर मातृशक्ति ने भी चक्का जाम करा था, लेकिन 3 महीने में हमने कई बार जल संस्थान को चेताया, लेकिन जल संस्थान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें इतनी भीषण गर्मी में आज जल संस्थान हमें आना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत किल्लतें इतनी हो रही है कि माँ बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड 32-33 के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नलकूप के माध्यम से
और साथ ही जो हमारा ये फिल्टर प्लांट से गोला वाला पेयजल पानी आता है उससे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जो कुछ क्षेत्र अंतिम छोर के हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्राप्त न होने की अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं और टैंकर के माध्यम से भी हम लोग वितरण करवा रहे हैं। अभी हमारा जो एक नलकूप है डम्बा डुंगा का कुमाऊं कॉलोनी का वो ख़राब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। और साथ ही हमने जो ये खबर आई थी कि आपका इंदिरा ये सनी बाजार क्षेत्र में कल कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रोड ब्लॉक की थी पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया है कि लटुरिया का ट्यूबवेल है वहाँ पर, उससे हम नई लाइन जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ से भी पानी चल जाए। उत्तराखंड स्थित सिख धर्म की आस्था का केंद्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ यात्रा बेस कैंप गोविंद घाट गुरुद्वारे से बैंड की मधुर धुनों के बीच 5 प्यारों की अगुवाई में आज पवित्र अरदास के बाद गोविंद धाम रवाना हो गए। साइबर अपराधी लगातार अपराध करने का तरीका बदल रहे हैं, लोगों को अपना शिकार बनाया। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में आया है जिसमें पीड़ित की डिजिटल गिरफ्तारी की गई और उसे क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अवैध ट्रांजैक्शन का हवाला देकर करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से, और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री हैं। और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं और फाइनली उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है और उनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। उत्तराखंड में हरिद्वार की झूला जेल में बनी इस बेकरी के यहाँ के कैदी चला रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक फिलहाल इस बेकरी में उन उत्पादों को बनाया जा रहा है जिन्होंने यहाँ के कैदी इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार की जिला जेल में बनी इस बेकरी को यहाँ के कैदी चला रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक फिलहाल इस बेकरी में उन उत्पादों को बनाया जा रहा है जिन्हें यहाँ के कैदी इस्तेमाल करते हैं। ये पहली नवरात्रि के दिन जो है हमारे द्वारा जिला कारागार हरिद्वार में बेकरी की जो है शुरुआत की गई है और अभी जितना भी आइटम यहाँ बन रहा है उसको जो है हम हमारे बंदीगण ही यूज कर रहे हैं। और हम लोग अभी वर्तमान में बंद बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और बिस्किट बना रहे हैं और सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जो है अभी उत्पादन किया जा रहा है। ट्रेनिंग ले चुके 4 कैदियों को जेल अधिकारियों ने इस बेकरी में तैनात किया है। हमने अपने बिस्कुट का कार्य शुरू किया था जो जेल कारागार में बटे है बंदियों के लिए सभी के, और फिर हमने बंद का कार्य भी शुरू किया और रस भी बनाए हैं सर। कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है सर? हमारे जो वो जिला कार्य में बंदी जन हैं सभी अभी तक कोई शिकायत का मौका ऐसा मिला नहीं है सर। आगे क्या प्लानिंग है बनाने की? आगे सर जैसे महोदय का आदेश आएगा, जैसे कि इनके पास डिमांड आएगी सर, ऐसे ही हम आगे का कार्य करेंगे। यहाँ बनाए जा रहे उत्पादों को प्रशासन जेल से बाहर बेचने की योजना पर काम कर रहा है। इससे कैदियों की अतिरिक्त कमाई होगी जो रिहा होने के बाद उनके काम आएगी। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। इस वर्ष 4 धाम यात्रा में अब तक के कई रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलम यह है कि यात्रा के 1 सप्ताह बाद भी पिछले 2 सालों के दोगुने तीर्थयात्री चारों धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। वहीं 31,18,000 ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। धामी सरकार के लिए लाखों की संख्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। चारधाम यात्रा में भारी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है।
अब तक इस यात्रा में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। रोजाना हजारों श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर पुण्य कमा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि सरकार को ऑफलाइन पंजीकरण कर 31 मई तक के लिए रोक लगानी पड़ी है। वहीं धामी सरकार के लिए चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को रोजाना चार धाम यात्रा का अपडेट भेजने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव रथा रतूड़ी को चारों धामों, यात्रा मार्गों व ठहराव स्थलों पर यात्री संख्या की रिपोर्ट रोज गृह मंत्रालय को भेजने को कहा है। साथ ही भविष्य में चार धाम यात्रा के प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने उच्च स्तरीय समिति के गठन के भी निर्देश दे दिए हैं। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहाँ से ज़्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहाँ से अधिक यात्री चार धाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पांचों जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चार धाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो यही मैसेज हम लोगों ने सब जगह दिया है और इस समय यात्रा एकदम ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि इस साल की चार धाम यात्रा का आगाज 10 मई से हुआ था। करीब 2 सप्ताह में ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। श्रद्धालुओं की ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चार धाम यात्रा की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी आचार संहिता का बहाना बनाकर अपनी नाकामियों से नहीं बच सकते हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर है, न कि श्रद्धालुओं की सुविधा पर। देखिए, चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी भी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये कह रही है कि चार धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ना ही सजग है और ना ही उन्हें इससे कोई सरोकार है। अगर होता तो धामी जी, जिनके उत्तराखंड में लोगों की आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है चार धाम यात्रा। दूसरी बात यह है, उत्तराखंड की जो मुझे लगता है कि शान है चार धाम यात्रा और इसका हमारा जो एक गौरव है वो गौरव इस पर निर्भर करता है। उसके बावजूद आप चुनाव में व्यस्त हैं, आप दूसरे प्रदेशों के चुनाव में जा करके वहाँ पे रैलियाँ संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे श्रद्धालु परेशान है और हर दिन जो आप गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि आचार संहिता लागू है, हम कुछ कर नहीं सकते, कभी आप जो है गाइडलाइंस इशू करते हैं। देखिए, ये जो सरकार ने मिक्स कर दिया है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। एक तो आपने कहा ऑफलाइन, आपने कहा ऑनलाइन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपने ऑफलाइन वालों को मना नहीं किया। तो ये दर्शा रहा है कि आपको श्रद्धालुओं की कोई फिक्र नहीं है। एक व्यक्ति जो एक अपने 5 दिन का अरेंजमेंट करके चार धाम यात्रा के लिए आ रहा है, यहाँ आकर के आप उसे बॉर्डर पे रोकने का कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप उस श्रद्धालु के लिए अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं? तो सरकार पूरी तरह से चार धाम यात्रा कराने में पिछले वर्ष भी विफल रही और कांग्रेस पार्टी ये बात कहती रही और इस बार भी विफल है। नंबर आने से आप जो खुश हो रहे हैं, देखिए नंबर आंकड़े हैं, आंकड़ों से खुश नहीं हुआ जाता है। उन आंकड़े जो नंबर हैं वो बाहर जाके प्रदेश की छवि को कैसे दिखाएंगे, इसमें सबको मिलकर के प्रयास करना होता है, जिसमें धामी सरकार पूर्णतः विफल है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास इस वक्त करने के लिए शायद कुछ नहीं है और इस यात्रा पर भी अगर वो टीका टिप्पणी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे छोटी मानसिकता किसी की होगी। और अगर राज्य सरकार की तैयारियां नहीं होती तो इतने जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, इस प्रदेश के अंदर पहुँचे हैं, इस व्यवस्थाओं को देखते हुए ही पहुँचे होंगे मुझे लगता है।
पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा सुगम तरीके से चले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। राधा रतूड़ी जी तमाम वो सारे पत्रावली का काम कर रही है, उन सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस धर्म के नाम पर भी और यात्रा के नाम पर भी अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है तो इस तरह की मानसिकता का एक कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिस पर कांग्रेस कोई भी कटाक्ष करने से बाज आ रही हो। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को अनियंत्रित कर पाना तो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि जगह जगह पर यात्रियों को रोके जाने के साथ ही रजिस्ट्रेशन बंद करने, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। वहीं यात्रा व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र ने भी राज्य से रोजाना चारधाम की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से अपनी ही सरकार की व्यवस्थाओं पर खड़े किए गए सवाल ने विपक्ष को हमला करने का एक और मुद्दा दे दिया है। देखना होगा केंद्र के हस्तक्षेप के बाद चारधाम यात्रा की व्यवस्था में कितना सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी बीच हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हरदोई से, हादसे में दंपत्ति की जिंदा जलकर मौत। दो मृतक शहर कोतवाली इलाके के हैं। हरदोई से खबर, पेड़ से टकराकर कार में लगी आग। आग का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हादसे में दंपत्ति की जिंदा जलकर मौत। आग का दृश्य दिल दहला देने वाला। दोनों मृतक शहर कोतवाली इलाके के हैं। हरदोई में ये खबर है जहां पर पेड़ से गाड़ी टकराने के बाद दंपत्ति की मौत हुई है। ये वो तस्वीर है जहां पेड़ से टकराकर कार में आग लगती है और दंपत्ति की मौत हो जाती है। हादसे में दंपत्ति की जिंदा जलकर मौत। देखिए, गाड़ी एक दंपत्ति थे, ये एग्जाम दिला के अपनी पत्नी को लौट रहे थे, सांडी से कोतवाली शहर जा रहे थे। अभी तक की जानकारी में पाया गया कि नदीपुरक रहने वाले थे और अर्टिगा गाड़ी थी। रास्ते में जो है इसमें जो भी गैस वाला लगा था सिलेंडर, उसमें कुछ लीकेज हुआ, आग लगी और फिर ये जो पेड़ है पेड़ से टकरा गए और इसमें जल गए हैं। दोनों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाकी जहां तक बात दमकल की है, सूचना मिली तत्काल वो मौके पहुंची है। बाकी इसमें और भी चीज दिखाई जा रही है। हरदोई में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आलोक मिश्रा हरदोई से हमारे संवाददाता फोन लाइन जुड़ चुके हैं। आलोक, एक बड़ी घटना हुई, पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई और दंपत्ति की जलकर मौत हो गई। ये हरदोई के लिए एक बड़ी हृदय विदारक घटना है, जिसमें जो एक्सीडेंट से जो है आग कार में लगी है और जिससे दंपत्ति की मौत हुई है। बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है और ऐसी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं उन लापरवाहियों को उजागर करती है जो भविष्य में इस तरह की लगातार होती है, जिससे प्रशासन किसी तरह की रोकथाम नहीं करता है। और ये बहुत ही घटना बहुत हृदय विदारक है। इस तरह की घटनाओं को लेकर समाज में एक बहुत ही दुखद मैसेज जाता है। ये कितने बजे की घटना है, कब हुआ है यह हादसा? ये घटना करीब 4 बजे की है जब ये घटना हुई है और उसके बाद आनंद फानंद में खबर जो है लोगों तक फैली है घटना, जिससे सब प्रशासन और बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका। तो हरदोई में पेड़ से टकराकर कार में आग लगी है।
हादसे में दंपति की जिंदा जलकर मौत। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का